हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम काइनेमेटिक्स चैप्टर का अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। काफ़ी बातें करनी है आज आपके साथ, जनरल डिस्कशन करनी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। कुछ नए विचार आपके सामने रखने हैं, कुछ नए टॉपिक्स आपके सामने रखने हैं जो आपने सुने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कशन करके थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे और अगर कोई अलग बात देखने को मिली तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बड़ी सिंपल सी बात से मैं शुरू कर रहा हूँ। दैट इज दी टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लास्ट हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए, तो हमारे पास जैसे कि कंसेप्ट है सबसे पहले कि डिस्टेंस क्या है। आप सभी को पता है कि डिस्टेंस होता क्या है, कि अगर मैं एक पॉइंट मार्क करूं ए पॉइंट और दूसरी और एक पॉइंट हो बी, कोई पर्सन है वो ए पॉइंट से शुरू हुआ, उसने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया कि मैं कितना चलूंगा। उसने कैलकुलेट किया कि ए से बी तक मैं तकरीबन 2 किलोमीटर चला हूं। तो ए से बी तक ये क्या हुआ, ये एक डिस्टेंस हुआ। यानी कि मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और वी कैन से दैट व्हाट इज डिस्टेंस, the actual path covered by a body। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ बॉडी की तरफ से कवर किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस नाम देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और क्वांटिटी है जो इससे मिलती जुलती है, काफी मिलती जुलती है, और वो क्वांटिटी का नाम है, जिसके बारे में काफी कंफ्यूजन भी रहती है, और वो क्वांटिटी का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन इज कि डिस्टेंस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या था, द एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी की तरफ से शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या हुआ, कि जिसके ऊपर ये मायने रखता हो कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। मैं ये भी बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एक अगर मैं वेक्टर यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ख्याल रखा जाए, तो अगर मैं एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से एक क्वांटिटी को मेजर करना शुरू करूं ए पॉइंट से, ठीक है, कोई बॉडी है, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि इनिशियल पॉइंट कहां पे था और फाइनल पॉइंट कहां पे था, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो पाथ कवर हुआ उसे मैं क्या नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब है ना थोड़ा सा मिलता जुलता, कि इसमें भी हम यही बोल रहे थे कि ए से बी तक पॉइंट पाथ कितना कवर हुआ, इसमें भी हम यही बोल रहे हैं कि ए से बी तक पाथ कितना कवर हुआ, पर दोनों में फर्क क्या है, फर्क बहुत बड़ा है। फर्क क्या है यहाँ पे, जब डिस्टेंस की बात की जाती है, मान लीजिए कि मैंने एक बॉडी इमेजिन की, एक बॉडी एक सफर तय कर रही है, रास्ता तय कर रही है, वो रास्ता कुछ इस प्रकार का है, ये रास्ता है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। जो ये रास्ता, अब आप ये तो सोच सकते हो ना कि जो ये रास्ते का डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं कि ये है लगभग 6 किलोमीटर का, ये जो पाथ है, ये जो ट्रैक है, ये 6 किलोमीटर का है। और ये ए से अगर मैं शॉर्टकट लूं, ये वाला, ये ए से जो पाथ है वो क्या है, 2 किलोमीटर का। यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बदल जाते हैं। अगर तो कोई बॉडी सीधा मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ए से बी तक, ना कहीं मुड़ रही है ना वापस आ रही है, बस ए से शुरू हुआ और बी तक गई, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। इनिशियल यहां पे है, फाइनल यहां पे है, तो डिस्प्लेसमेंट। पाथ ये वाला कवर हुआ तो क्या है, डिस्टेंस। तो चाहे डिस्टेंस बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब कोई बॉडी सीधा जा रही है। लेकिन जब कोई बॉडी कुछ इस तरह से मूव करने लग जाए
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क आना शुरू हो जाता है। जो पाथ कवर हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ था ए से बी तक, ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बन गया एक डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 2 किलोमीटर का। जो ये ट्रैक पे मूव किया, ये बॉडी ये जा रही है, तो ये जो 6 किलोमीटर आया, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था डिस्टेंस। तो इन केसेस में फर्क पड़ जाता है कि जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है कि कितना एक्चुअल में मैग्नीट्यूड क्रिएट हुआ था। ये मैटर नहीं करता कि इनिशियल कहाँ पे था और फाइनल कहाँ पे था। जो एक्चुअल में पाथ कवर करना है वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट कौन सा था और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन सकता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ बन सकता है दोनों के बीच में, उन्हें हम किसका नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो क्लियर है जी। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना सा फर्क होता है। लेकिन यही तो बात रही है डेफिनेशन की, लेकिन इसके अलावा और भी कई डिफरेंसेस हैं जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आ सकते हैं। वो कौन कौन से, एक मैं डिफरेंस छोटा सा आपके सामने रखना चाहूंगा इन दोनों के बीच में, कि अगर मैं बात करूं एक तरफ तो डिस्टेंस की और एक तरफ मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो इन दोनों में एक तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया, कौन सा, कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिस्टेंस में आपने देखा कि मैं डायरेक्शन को मायने नहीं रखता कि इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मैग्नीट्यूड ही मायने रखता है, जिसमें हम सिर्फ क्या डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड ही डिस्कस करते हैं। तो वो क्वांटिटी हमारे लिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ, ये तो हमने डिस्कस करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी जिक्र किया जाता है और होना भी चाहिए। आपने देखा कि जब मैंने ट्रैक बनाया था तो शॉर्टेस्ट पाथ मैंने ढूंढा था, तो मेरे लिए वो डायरेक्शन मायने रख रही है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। तभी इनके सिंबल्स में भी फर्क है कि जो डिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं एस के साथ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एस के ऊपर ये एक एरो डालते हैं। ये पहचान है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही डिस्कस हो रहे हैं। तीसरा, जो अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये गई ए से, बड़ी तकलीफ एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा, ये गई ए से बी तक, कितना सफर तय किया, लेट मी से 2 किलोमीटर। कोई बॉडी है, कोई पर्सन है, वो होम से किसी दुकान तक जा रहा है, शॉप तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 2 किलोमीटर का। वो गया, उसने सफर किया 2 किलोमीटर का, फिर वो वापस शॉप से होम तक आया, कितना सफर तय करके, 2 किलोमीटर, होम टू शॉप एंड बैक टू होम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। होम से शॉप तक जाना, शॉप से वापस होम तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए, डिस्टेंस तो जाहिर सी बात है, ए से बी तक गया, कितना, 2 किलोमीटर, बी से ए तक आया, वही डिस्टेंस था 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर आने का टोटल कितना बन गया, दैट विल बी 4। डिस्टेंस कितना आया, 4 किलोमीटर। लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो, तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस में मैंने क्या देखा, डिस्टेंस में मैंने पाथ देखा था, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो पाथ नहीं देखा जाता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाती है कि बॉडी पहले इनिशियल से शुरू हुई, जब जर्नी उसकी खत्म हुई तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो शुरू में जब बात स्टार्टिंग हुई थी तो कहाँ पे था, होम पे। 2 घंटे बाद वापस फाइनल पोजीशन कहाँ पे देखी गई, होम पे। यानी कि इनिशियल पोजीशन भी ए पे है और पूरी जर्नी खत्म करने के बाद जब हम नोट कर रहे हैं तब भी पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, दैट विल बी 0
किलोमीटर, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, जहां पे पहले था वहीं पे ही रहा, इस कारण डिस्प्लेसमेंट क्या रही, जीरो रही। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट तीनों तरीके से हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव एंड दैट कैन बी जीरो, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? सो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी दोनों मिलती जुलती क्वांटिटीज हैं, इनके बीच में भी ये कंफ्यूजन रहती है हर वक्त कि स्पीड क्या चीज होती है, वेलोसिटी क्या चीज होती है। तो सेम पहली बात, तो अगर आप ए पॉइंट से लीनियरली मोशन करके बी तक जा रहे हो, यानी कि ए से बी तक सीधा जा रहे हो, कहीं टर्न नहीं कर रहे, कोई वापस नहीं आ रहे, सीधा मूव करते ही जा रहे हो, तो भैया चाहे आप स्पीड बोल दीजिए, चाहे आप वेलोसिटी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं। चाहे आप डिस्टेंस बोल दीजिए, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं। तभी हम कभी स्पीड बोल देते हैं, कभी वेलोसिटी बोल जाते हैं, क्योंकि जब भी हम ये बात बोलेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, डेफिनेटली हम तब उस केस में सीधा ही मूव कर रहे होंगे, कभी भी किसी बॉडी को टर्न या वापस नहीं लेकर आ रहे होंगे। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी बदलेंगे कब? स्पीड और वेलोसिटी बदलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? बेसिक बात तो आप जानते हो कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में। कि अगर कोई बॉडी है, जैसे हम अपने व्हीकल का स्पीडोमीटर नोट करते हैं कि वो कभी हम स्पीडोमीटर नोट करते हैं 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, यूनिट होता है पर आवर। तो 50 किलोमीटर इतने घंटों में, 40 किलोमीटर इतने घंटों में, तो वो क्या मानी जाती है? दैट इज कॉल्ड स्पीड। उसे हम क्या नाम देते हैं? स्पीड का नाम देते हैं। तो व्हाट इज स्पीड? टाइम रेट, डिस्टेंस का देखना समय के अकॉर्डिंगली, कितना डिस्टेंस कितने समय में। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो फर्क समझ आया कि इस केस में स्पीड कब बोली जाती है? जब हम जिक्र करें डिस्टेंस का, और वेलोसिटी कब बोला जाएगा? जब हम जिक्र करें डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब इन दोनों के फॉर्मूलाज में यही अंतर है कि ये होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये दोनों में एक बेसिक अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। लेकिन अब डेफिनेटली बात है कि ये दोनों अब एक दूसरे के अलग कब हो सकते हैं? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होते थे कि डिस्टेंस, मान लीजिए कोई बॉडी है ए से बी तक जा रही है, 2 किलोमीटर इसने कवर किया, फिर वापस आई ए तक, तो हमने बोला कि वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। ए से बी तक गई, बी से वापस ए तक आई, स्पीड एग्जिस्ट करेगी, हम बोलेंगे बिल्कुल स्पीड है कुछ ना कुछ। लेट मी से कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी है ए से बी तक जा रही है 30 किलोमीटर आवर, वापस आई 30 किलोमीटर पर आवर, टोटल इसकी स्पीड हमने बोला कि हर वक्त कितनी रही? 30 किलोमीटर पर आवर रही। लेकिन वही अगर वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि भाई डिस्टेंस था और टाइम भी था, तो उस कारण हो गया। अब वेलोसिटी के केस में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो देखा गया ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। उस तरह से वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक, तो जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं, कि जैसे डिस्टेंस हम बोलते थे कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
सेम इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है कि स्पीड can always positive but displacement can be zero, can be positive and can be negative. If a body is moving on a straight line, then speed and velocity is one and the same thing. If a body come back to its initial position, then speed exists लेकिन velocity is always zero. ठीक है, velocity हमेशा zero होगी लेकिन speed फिर भी exist करेगी. तो ये फर्क होता है किसके बीच में, speed and velocity के बीच में. अब हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है दैट इज अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोल देते हैं. कई बार हम इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको हम दोनों ही लफ्जों के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात है. तो व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, अगर कोई बॉडी हर वक्त इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल समय के साथ. मतलब बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पर्सन मूव कर रहा है अपने व्हीकल पे, हर वक्त उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर. वो अपनी स्पीड ना तो कम कर रहा है ना वो स्पीड बढ़ा रहा है, वो हर वक्त कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रहा है. तो उस केस में ऐसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं. कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल समय में, दैट मीन्स इसको अब कितना टाइम लगेगा, 30 किलोमीटर कवर करने हैं इसने 1 घंटे में. तो हर वक्त इसको यही इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, अनुमान यही रहेगा कि 30 किलोमीटर में ये 1 घंटे में कवर करेगा. तो इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. अगर बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसकी मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा. यानी कि अगर बॉडी की स्पीड हर वक्त सेम रहती है तो वो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है. इसकी एग्जांपल और भी हो सकती है कि मैंने किसी बॉडी को, कोई बच्चा है वो अपने व्हीकल पे मूव कर रहा है, मैं उसको 3 दिन ऑब्जर्व करता रहा, मैंने उसकी व्हीकल की रीडिंग 3 दिन नोट की. मैंने देखा कि पहले वो बच्चा अपने घर से किसी शॉप तक, किसी मार्केट तक, उसके घर से उस मार्केट तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है. उसके घर से उस मार्केट तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है. ठीक है, मैंने वो 3 दिन गया वही डिस्टेंस कवर करके 5 किलोमीटर का, मैंने उसको 3 दिन ऑब्जर्व किया. वो पहले दिन 5 किलोमीटर मूव किया 1 घंटे में, दूसरे दिन 5 किलोमीटर मूव किया 1 घंटे में, तीसरे दिन 5 किलोमीटर मूव किया 1 घंटे में. दैट मीन्स कि इन तीनों दिनों में उसने अपनी व्हीकल की स्पीड ना तो कम की ना तेज की, हर वक्त उसकी स्पीड क्या रही, इन 3 दिनों में सेम रही. तभी वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस सेम टाइम में कंप्लीट करके जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. तो दैट मीन्स इन केसेस में, इन 3 दिन में उसकी जो मोशन रही है वो क्या रही है, यूनिफॉर्म रही है. तो उस मोशन को, उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन का केस फॉर वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मोशन और वी कैन से दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या फर्क आया, सेम बस अगर यहाँ पे वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का बात आएगा. ठीक है, सो इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल समय में, तो वो क्या है, उसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, सो ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन के हमारे पास केसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसका ऑपोजिट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, इफ अ बॉडी कवर equal distance or displacement in unequal interval of time। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे लेकिन समय हमेशा क्या रहे, उसका अनइक्वल रहे। वही एग्जांपल फिर से, कि वो बच्चा जो व्हीकल पे मूव कर रहा था, मैंने उसको 3 दिन ऑब्जर्व किया, उसका पहले दिन भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर ही था, दूसरे दिन भी उसने अपने घर से मार्केट तक 5 किलोमीटर ही जाना था, तीसरे दिन भी उसने अपने घर से मार्केट तक 5 किलोमीटर ही जाना था। लेकिन पहले दिन उसको घर से मार्केट तक जाने के लिए लगे 1 घंटा, दूसरे दिन उसको लगा सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, तीसरे दिन उसको लग गए 2 घंटे। दैट मीन्स इस केस में उसने अपनी स्पीड मेंटेन रखी, इस केस में ज्यादा तेज चला पिछले दिन के अकॉर्डिंगली, इस केस में बहुत स्लो चला। तो इन केसेस में उसकी जो मोशन थी वो किस प्रकार की थी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि अगर कोई पर्सन अपने घर से किसी जगह पे जा रहा है, वो मूव कर रहा है, लेकिन लगातार उसकी स्पीड कभी स्लो हो रही है, कभी तेज हो रही है, तो वो जो मोशन होगी उसकी, वो क्या मानी जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मानी जाएगी। अगर वो पर्सन अपनी वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि उसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो इन दोनों केसेस में आपकी क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए कि जब भी कोई केस इस प्रकार का आए कि उस पर्सन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे उसकी मोशन यूनिफॉर्म है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये फर्क आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देन इसके बाद हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी के केस में आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एक तो होता है स्पीड निकालना, एक होता है वेलोसिटी निकालना। ऐसी अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोला जाए तो व्हाट इज दिस? तो एवरेज स्पीड क्या है? द रेशियो ऑफ total distance covered by a body to total time taken is called average speed। मान लीजिए कि मेरे पास 3 बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। इन तीनों बॉडीज ने डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर किए डिफरेंट टाइम के अनुसार, डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर किए डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली बात है कि इस केस में इनकी वेलोसिटी डिफरेंट आएगी, इस केस में इसकी वेलोसिटी डिफरेंट आएगी, इस केस में इसकी वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। अगर मुझे इन तीनों वेलोसिटीज का एवरेज ढूंढना हो कि इन तीनों वेलोसिटीज का एवरेज क्या है, तो फिर उस केस में इस एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड, मैं क्यों बोल रहा हूँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में इकट्ठे लेकर जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस कारण मैं स्पीड भी बोल सकता हूँ, वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ। ये मुझे आपने टेंशन नहीं लेनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों सेम है, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो एवरेज कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस, जैसे पहली बॉडी का प्लस फिर दूसरी बॉडी का डिस्टेंस, फिर तीसरी बॉडी का डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये एक बॉडी का भी हो सकता है कि पहले दिन किसी बॉडी ने कवर किया
S1 डिस्टेंस, S2 जो पहले एग्जांपल दी थी आपको, दूसरी बॉडी वही बॉडी ने फिर अगले दिन कवर किया S2 डिस्टेंस, वही बॉडी ने तीसरे दिन कवर किया S3 डिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो वो तीनों की एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब इस केस के न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इस केस में अब कई तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल सिंपल आ सकता है कि भाई आपको क्या दे दिया, आपको बता दिया कि डिस्टेंस कितना है S1, फिर S2, फिर S3, इनके अंदर टाइम भी बता दिया T1, T2, T3, वैल्यूज पुट किया आपने और आंसर ढूंढ लिया। एक तो ये फॉर्मूला आ सकता है। लेकिन कई बारी इन डिस्टेंसेस और टाइम में से एक चीज मिसिंग होती है कि कभी या तो डिस्टेंस मिस हो सकता है या टाइम मिस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको वेलोसिटी बता दी जाए दो बॉडीज की लेकिन डिस्टेंस ना बता दिया हो। ये भी हो सकता है कि आपको दो बॉडीज की वेलोसिटी बता दें और टाइम ना बताया हो। वेलोसिटी जरूर बताई जाएगी कि वेलोसिटी बता दी आपको, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि उन वेलोसिटीज ने कितने समय में कवर किया, कितना टाइम लगा उनको। ये भी हो सकता है कि टाइम का जिक्र ना किया हो लेकिन डिस्टेंस का जिक्र किया हो। तो दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट तो तब है कि एवरेज वेलोसिटी पता करना है, इफ एवरेज वेलोसिटी पता करना है अगर डिस्टेंस इज डिस्कस्ड। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी डिस्टेंस या पाथ का जिक्र लग रहा है कि क्वेश्चन में बताया गया है कि डिस्टेंस इतना है, तो आप एवरेज और टाइम ना बताया गया हो, क्वेश्चन में डिस्टेंस बता दिया गया हो या जिक्र किया हो डिस्टेंस का, टाइम के बारे में कुछ ना बताया हो और वेलोसिटीज बता दी हो कि वेलोसिटीज इतनी इतनी है, तो आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाना है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो आपने ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है वैल्यू को निकालने के लिए। ये आएगा कैसे, तो डेफिनेटली बात है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, कि डिस्टेंस बता दिया लेकिन टाइम बताया नहीं, तो इसका मतलब हमें टाइम को खत्म करना पड़ेगा। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस और टाइम के, तो टाइम होगा डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो ये हो गया s ओवर v1 प्लस s ओवर v2। डिस्टेंस में दोनों केसेस में सेम लेकर जा रहा हूँ कि डिस्टेंस वेलोसिटी v1 के लिए भी s था और दूसरे के लिए भी s था। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो v एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, 2 ओवर, ये एलसीएम लिया नीचे, v1 प्लस v2, और इस तरह से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये केस कब है, अगर डिस्टेंस आपके साथ डिस्कस किया हो। अगर डिस्टेंस बता दिया गया हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है एवरेज वेलोसिटी के लिए। अगर डिस्टेंस भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, वेलोसिटी ना दिया हो, फिर तो फैक्ट क्लियर ही है, फिर तो ये फॉर्मूला लग ही जाएगा s ओवर t1 प्लस s2 ओवर t2। अगर इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी पता करनी हो लेकिन डिस्टेंस की बजाय टाइम जो है वो डिस्कस किया हो क्वेश्चन में, इफ टाइम इज डिस्कस्ड और गिवन, अगर टाइम दिया हो कि इतना टाइम लग रहा है किसी बॉडी को, वेलोसिटी तो दी है कि v1 वेलोसिटी है, v2 दी है, टाइम भी साथ में बताया गया है कि टाइम उनको इतना लग रहा है, डिस्टेंस के बारे में जिक्र ना किया हो, तो फिर आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू v1, इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ये जो फॉर्मूला बना ये बन जाएगा जब टाइम भी गिवन हो लेकिन डिस्टेंस गिवन ना हो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का, और इसे हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, और इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस गिवन है तो ये, अगर टाइम गिवन है तो ये, तो इसकी क्लैरिटी भी आ जाएगी। लेट वी डिस्कस द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है एक, न्यूमेरिकल क्या है, लेट मी नोट डाउन। न्यूमेरिकल इज अ कार is traveling with some distance from A to B.
and return back या ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आगे स्टेटमेंट क्या है, अ कार इज ट्रेवलिंग विद सम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी with speed v1 equal to 40 km per hour and returns back with speed 60 km per hour. Returns back with speed 60 km per hour. Find average speed and average velocity. ये न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, एक न्यूमेरिकल और, पहले ये करते हैं फिर मैं एक न्यूमेरिकल और बताता हूँ। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि नो डाउट आपको वेलोसिटीज दे दी गई हैं। पहली वेलोसिटी कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन इज कि अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है। दो वेलोसिटी तो दे दी आपको, एक की वेलोसिटी कितनी दी हुई है 40, दूसरे की वेलोसिटी कितनी दी हुई है 60। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम क्या अप्लाई क्या करें, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो दो फॉर्मूला थे हमारे पास, दोनों ही एवरेज स्पीड के थे, लेकिन दोनों में एक खास बात थी, डिस्टेंस का जिक्र किस क्वेश्चन में किया है। अ कार इज ट्रेवलिंग विद सम डिस्टेंस बताया गया है, विद सम पाथ भी हो सकता है, विद सम डिस्टेंस भी हो सकता है। तो डिस्टेंस अगर डिस्कस किया हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एवरेज, अब लेकिन क्वेश्चन दो हैं, एक तो पूछा है आपसे एवरेज स्पीड और एक क्वेश्चन पूछा है आपसे एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों की ही डिस्कशन करते हैं हम आपके साथ। याद रखिएगा, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड के लिए ये फॉर्मूला आया 2v1 कितना 40 इंटू 60 ओवर 40 प्लस 60। ये हमारे पास कितना हो गया 4800 ओवर 100, आंसर विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए हम फिर से सोचें कि भाई अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो पहले ये तो सोचा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बोला क्या है कि कार गई है 40 के साथ, वापस आई है 60 के साथ। तो भाई क्या हुआ, जहां से वापस आई, जहां से गई थी वहीं पे क्या आ रही है वापस आ रही है। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये फॉर्मूले का ओरिजिन तो मैंने आपको बताया ही है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट की है हमने, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी जीरो आएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड के लिए बात हमने डिस्कस कर ली। एवरेज, अगर ये बॉडी जा ही सीधा रही होती कि दो कार्स हैं, एक की स्पीड है 40 दूसरी के 60, बताइए उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, सीधा स्ट्रेट जा रही है, तब डिस्टेंस स्पीड निकाल लेते चाहे वेलोसिटी निकाल लेते, दोनों के आंसर सेम ही आने थे। ठीक, जब वापस आई तो उस कारण हमने आंसर को चेंज किया। ये तो था पहले फॉर्मूले के रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरे फॉर्मूले के रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरे की एक स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हो। अ कार ट्रेवल्स along a straight track for first half time with speed 40 km per hour and second interval of time
with speed 60 किलोमीटर पर आवर. Find average speed. अब यहाँ पे केस कैसा है कि एक तो वापस नहीं आ रही, तो स्पीड हो वेलोसिटी हो दोनों सेम ही आएंगी. दूसरी बात, क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इस केस में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जा सकता है. तो बोला गया है कि अ कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक विद फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड 40 एंड सेकेंड हाफ टाइम विद स्पीड 60. तो क्या जिक्र हो रहा है इसमें, टाइम का जिक्र हो रहा है, टाइम की बात हो रही है. तो जब हमने ये देखा था कि अगर टाइम डिस्कस किया जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v1 प्लस v2/2. तो इस केस में हम ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. ये इसी तरह से आई है कि अगर डिस्टेंस ना दिया जाए लेकिन टाइम दिया जाए तो वही टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम में हम डिस्टेंस हटा देंगे. तो डिस्टेंस हटा के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2. तो v1 कितना है 60 प्लस 40/2, आंसर विल बी 100/2. फाइनल आंसर विल बी 50 किलोमीटर पर आवर. सो इज इट क्लियर टू यू. अगर डिस्टेंस दिया हो तो कौन सा अप्लाई करना है, अगर टाइम दिया हो तो कौन सा अप्लाई करना है. तो ये बेटा कंसेप्ट है किसके बारे में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में. चलिए, सो इतनी बात हमारी होगी है डिस्कस. नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आएगा दैट इज, वापस हम आ रहे हैं अपने इनिशियल जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. अब हमें ये देखना है कि जब भी हम किसी मोशन को डिस्कस करते हैं, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिजिक्स में, उसके रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला या इक्वेशन जरूर होती है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. तो अब यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करते वक्त हमने कोई फॉर्मूला या इक्वेशन ऐसी डिस्कस कभी की नहीं है कि जिससे हमें ये पता लगे कि अगर यूनिफॉर्म मोशन के किसी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर किसी क्वांटिटी के बारे में पता करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है. तो आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. हालांकि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में, रिस्क को कवर करके चलते हैं कि चाहे वापस आ जाए चाहे सीधा चले, तो दोनों ही बातें डिस्कस हो जाएंगी. तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो एक बार मैं डेफिनेशन फिर से कोड कर रहा हूं. अ बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time. ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या नाम देते हैं, उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं. अब यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन को हम डिस्कस करने के लिए एक सिचुएशन को लेट करते हैं. वो सिचुएशन क्या है, वो मान के चलेंगे कि एक ओरिजिन है हमारे पास, लेट मी से दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन से कोई बॉडी t1 समय पे ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे खड़ी है. किसे समय में, कितने समय पे, t1 समय पे. ठीक है, किसी t1 समय पे ये बॉडी है, ये a पॉइंट पे खड़ी है, कितने डिस्टेंस से, ओरिजिन से x1 डिस्टेंस से. ठीक है, और वो बॉडी फिर कुछ समय बाद मूव की और वो पहुंच गई इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है, दिस इज दी बी पॉइंट, और ये अब समय कितना हो चुका है, दैट इज t2. और ओरिजिन से अब वो कितने डिस्टेंस पे है, अब वो है x2 डिस्टेंस. ओरिजिन से हम देख रहे हैं कि ओरिजिन से एक बॉडी है, किसी a पॉइंट पे है, थी पहले खड़ी थी, उसका डिस्टेंस, और जैसे एक मान लीजिए एक बच्चा है अपने घर से किसी शॉप पे खड़ा था, मैंने शॉप से उसको ऑब्जर्व किया, वो शॉप से फिर किसी बड़ी मार्केट के अंदर गया, मॉल के अंदर गया, किसी छोटी शॉप से किसी मार्केट या मॉल के अंदर गया. तो मैं ये देख रहा हूं कि होम से, घर से उसका डिस्टेंस शॉप का कितना था, 2 किलोमीटर, और घर से ही उस मॉल का या मार्केट का डिस्टेंस कितना था, लगभग
10 किलोमीटर। जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो समय हुआ था कुछ t1 और उसको मार्केट तक, उस शॉप से मार्केट तक पहुंचने के लिए समय कितना लगा t2। तो कुछ ऐसे एग्जांपल को हम लेट कर रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कोई बॉडी A पे थी t1 टाइम पे, ओरिजिन से x1 डिस्टेंस थे, और फिर वो पहुंच गई B पॉइंट पे, कितना समय हुआ t2, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना हुआ x2। हमें क्या पता करना है, हमें इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, उसकी जो मोशन थी वो यूनिफॉर्म थी और हमें उस यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन का पता करना है। अब सबसे पहला कंसेप्ट, हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कहां से कहां तक, A से B तक जाने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मेन तो उसने सफर यही तय किया ना, A से B तक, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको समझाया है कि वेलोसिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट, या ये बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मोशन ये यूनिफॉर्म है, ये 100% है, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज x2 माइनस x1। शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, A से B तक, ये पाथ शॉर्ट है उसका, बस उसने यही कवर किया, ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ माना गया। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, x2 में से x1 माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना, x2 माइनस x1। भाई उसको टाइम कितना लगा, तो पहले उसको उसके पहुंचने वाला टाइम क्या था, लगभग वो पहुंचा 12 बजे, वो चला कितने बजे था, 11 बजे। तो इसका मतलब उसके पहुंचने वाला टाइम कितना था, t2 माइनस शुरू कहां पे किया था उसने, t1 पे। चला वो कितने बजे, 11 बजे, पहुंचा कितने बजे, 12 बजे। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 12 में से 11 माइनस किया मतलब 1 घंटा लगेगा। तो ये उसका क्या आ गया, टाइम आ गया t2 माइनस t1, ठीक। तो ये मेरे पास एक कंसेप्ट आ गया। अब इसके अंदर मान के चलिए कि मैंने अब ऑब्जर्वेशन करनी शुरू की, तो जब मैं टाइम स्टार्ट करूंगा तो टाइम t1 जो था वो क्या था, 0, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो एक मेरे पास स्टॉप वॉच है। ये पर्सन यहां से शुरू किया था, A से शुरू किया था B तक जाना, जैसे वो मूव करने लगा मैंने अपनी घड़ी का स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर लिया। तो स्टॉप वॉच से जो काउंटिंग शुरू हुई वो कहां से शुरू हुई, 0 से। एक्चुअल में तो हम वही मेजर करेंगे, तो स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंगली t1 कितना था, 0, और जब वो पहुंचा तो टाइम कितना हुआ, t। इनिशियल डिस्टेंस उसका कितना था, लेट वी से कुछ भी हो सकता था, x0, और फाइनल डिस्टेंस उसका कितना था, x। ये ऑब्वियसली बात है, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि जब स्टॉप वॉच ऑन की तो टाइम इनिशियली 0 था, उसको पहुंचने तक टाइम कितना लगा, t। इनिशियल में जो डिस्टेंस था वो कुछ भी हो सकता है, x0, और पहुंचने तक का डिस्टेंस कितना हुआ, x। तो अगर ये वैल्यूज मैं इस रिलेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूं तो आंसर कितना आया, वेलोसिटी इक्वल टू x2 कितना, x माइनस x0 ओवर t2 कितना, t माइनस 0। तो आंसर कितना आया, x माइनस x0 इक्वल टू vt, और ये भी बोला जा सकता है कि x किसके बराबर है, x0 प्लस vt। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये इक्वेशन किसकी बनी, ये इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन बनी है। अब कल को जब हमें कोई न्यूमेरिकल आएगा यूनिफॉर्म मोशन का, डेफिनेटली बात है जब कोई बॉडी की स्टार्टिंग करते हैं तो 0 से ही करते हैं, तो ये सारी बातें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सीधा इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी कितनी, हम देखेंगे शुरू में डिस्टेंस कितना था, बाद में कितना हुआ, कितना समय लगा, और वेलोसिटी को ढूंढ लेंगे। सो जो भी चीज हमसे पूछी जाएगी हम उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल इसका डिस्कस करके देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। जैसे ये बोल सकता हूं मैं कि ये पर्सन था एक, ये चला था ये अपने घर से 72 किलोमीटर पे था, ये पहुंचा कितना, 73 किलोमीटर पे। इसको टाइम कितना लगा, इसको लगा 1 घंटा। बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो फाइनल हो गया कि जो इनिशियल x0 है वो क्या है, 72, x कितना है, 73, समय कितना है, 1 आवर। वेलोसिटी आराम से निकल सकती है, x भी आ गया, टाइम भी आ गया, x0 भी आ गया, v हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन की सेंस एक तो सिंपल ये बन सकती है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दूसरी सेंस क्वेश्चन की एक और है,
ग्राफिकल सेंस। ग्राफिकल सेंस क्या है कि हमें ये ग्राफ बनाया गया, ये ग्राफ दिया गया किसी बॉडी का कुछ इस प्रकार का, दिस इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन था, ये जो डिस्टेंस है ये था 40 ओरिजिन से, और इसको जो समय लगा तो जो टाइम है वो भी हमारे पास गिवन है कि टाइम इसको कितना लगा, दैट विल बी 20। तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू, एक तो कॉन्सेप्ट हो ही गया, और फाइनल कि जो x नॉट था वो कितना था, जैसे फॉर्मूला क्या बना, x कितना 40, x नॉट मतलब ओरिजिन से शुरू हुआ 0 प्लस v, टाइम कितना लगा 20। ठीक, तो हमारे पास अब वेलोसिटी कितनी आ गई फिर 40 इक्वल टू 20v, v इज इक्वल टू 40 ओवर 20, आंसर विल बी 2 किलोमीटर पर। इस तरह से हम यूनिफॉर्म मोशन से वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, बच्चा पूछता है सर इसमें क्या टेंशन थी, मैं सीधा भी तो पुट कर ही सकता था डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन बिल्कुल हम ऑलरेडी वो जो डिस्टेंस ओवर टाइम आया है वो आया कहाँ से, वो इस तरह की इक्वेशन से आया। आज हमने ये चीज प्रूव की है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ये वर्ड बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उसका जो ओरिजिन था, वो फॉर्मूले के आने का सेंस था, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले से हम हमेशा यही बोल देते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस ओवर टाइम के या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर। क्लियर है जी। तो ये मेन कंसेप्ट था यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन का। अब हमें ये इक्वेशन क्या मदद करेगी, अब ये क्वेश्चन है कि सर इस इक्वेशन से जब हमारा फॉर्मूला पहले से चल ही रहा था, हम आराम से काम कर ही रहे थे, फिर आज एक और बर्डन हम क्यों उठा के जाएं कि हमें ये फॉर्मूला सीखना पड़ रहा है। तो ये फॉर्मूला बच्चों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने के लिए काफी काम आएगा। जैसे कि कुछ ग्राफ्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो उन ग्राफ्स के लिए इन इक्वेशंस का जो है बेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ग्राफ जैसे कि सबसे पहला ग्राफ हमारे पास आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे काफी कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, उसको हमने माइंड में बिठा के रखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए कितना होगा, और उस ग्राफ से हम क्या एनालाइज कर रहे हैं। देखिए मैंने वर्ड बोला यूनिफॉर्म मोशन, अब जैसे ही मैं यूनिफॉर्म मोशन वर्ड बोलूंगा तो एक बात तो क्लियर हो ही जाती है कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ये लीजिए, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी हर वक्त क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेट्स वी से यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो वो हमेशा क्या रहेगी, 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। समय कभी रुकता नहीं है, समय चेंज होता रहेगा ना। मैं क्या करूंगा, एक तो एक बार ग्राफ हो ही गया, लेकिन इससे अब सीखने वाली बात क्या है, मैं यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस रखूंगा। मैंने नोट किया कि एक तो समय था यहाँ पे हुआ t1, और दूसरी ओर जो समय हमारे पास हुआ वो समय कितना था, दैट विल बी t2। एक t1 समय था, दूसरा कितना था, t2। तो ये मेरे पास एक शेडेड पोर्शन है, लेट वी गिव द नेम ऑल्सो। ये क्या क्या नाम नेमिंग कर सकते हैं, लेट वी से दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, ये हमारे पास C पॉइंट है, और ये हमारे पास D पॉइंट है। तो ABCD ऑब्जर्व कर रहा हूं कि किसी समय में यूनिफॉर्म मोशन है, मैंने एक बार ही काउंट किया कि t1 समय पे मोशन क्या है, फिर मैंने देखा t2 समय में मोशन क्या है, तो वो दो ऑब्जर्वेशंस की, तो दो ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पे नोट कर ली कि वेलोसिटी सेम थी भाई, t1 यहाँ पे समय था t1 और यहाँ पे समय कितना हो रहा था, t2 हो रहा था। तो इतनी बात मैंने नोट करके रखी। चलिए ये काम हमारा कंप्लीट। नाउ
अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो ये पोर्शन मैंने शेडेड किया है, इस शेडेड पोर्शन का क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। ये अगर पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या है, ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, मतलब ये एक क्या है, एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ये जो मैंने दो ऑब्जर्वेशंस की उनको मार्क किया, तो उनको मार्क करके क्या कर दिया है, मेरे पास एक एरिया आ गया। ये मैंने खुद सोचा है कि मैं एक एरिया के सहारे अपने उस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास क्या है, एरिया है। एरिया किसका, वीटी ग्राफ का। किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके बराबर आया, ए बी, दिस इज ए बी एंड दिस वन इज ए सी। ए बी इंटू ए सी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक एरिया आ गया। अब ए बी किसके बराबर, ए सी किसके बराबर, क्लियर है जी। ए बी कितना, ये वेलोसिटी, एरिया कितना, ए बी कितना, वेलोसिटी, और दूसरी ओर जो ए सी है वो किसके बराबर, ये ए सी है, तो ए सी कितना, दैट विल बी टाइम। ये क्लियर हो गया। ऑल्सो जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये पुराना फॉर्मूला था हमारा, यूनिफॉर्म मोशन से आया था। ये आया कहां से, डेफिनेटली फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। अभी बताया था मैंने आपको, ये x2 माइनस x1 या x इज इक्वल टू x1 प्लस vt में अगर x0 जीरो कर दूं, जो है भी रीजन से जीरो है, तो डेफिनेटली बात है कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होती है। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म मोशन से इक्वेशन फॉर्मूला हमने प्रूव किया हुआ है। तो दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके बराबर है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कल को अगर मेरे पास कोई ग्राफ हो बना हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और मुझे डिस्टेंस ढूंढना हो, तो बजाय कि मैं वहां पे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करूं, मैं सीधा उसका एरिया देखकर डिस्टेंस नोट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल कि कल को मुझे एक क्वेश्चन आ गया कि ये ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस वन इज टाइम। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल बनी है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मैं एरिया काउंट करूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट। जो इसका एरिया आएगा ये कैलकुलेट कर लूंगा मैं, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया होता है आपको पता ही है, तो जो एरिया आएगा, आंसर आएगा एरिया का, वो सीधा किसके बराबर होगा, वो सीधा इस बॉडी के जर्नी के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी कि किसी बॉडी का वेलोसिटी और टाइम ग्राफ यहाँ पे नोट हो गया, अगर उसका वेलोसिटी और टाइम नोट हो रहा है, दैट मीन्स वो किसी ना किसी वेलोसिटी और किसी ना किसी समय पे मूव कर रही है, तो वो हमने नोट कर लिया यहाँ पे। तो वो नोट करके हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मुझे अब ये टेंशन हो रही है कि डिस्टेंस कैसे ढूंढूं, ठीक है, वो ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या नोट करूंगा, सीधा इसका एरिया नोट करूंगा, ये इसका एरिया किस प्रकार का है। वो ढूंढना आसान था, वो एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करूंगा, बेस का कितना, हाइट कितना, सीधा क्या आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस का आंसर है। मतलब जितना एरिया उतना डिस्टेंस। तो ये फायदा होता है यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशंस को प्रूव करके इस तरह के आंसर्स को फाइंड आउट करने का। क्लियर है बच्चों। तो लीजिए आज यही, यहां तक हमने एक जनरल डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से